हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 7 टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज के पार्ट 1। ये हमारी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक से ली गई है। नाउ इस वीडियो में हम लोग इन सब टॉपिक्स के बारे में देखने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट है टॉपिक्स की। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें तो टर्शियरी एक्टिविटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेकेंडरी एक्टिविटी से क्या डिफरेंस है, टर्शियरी एक्टिविटी की टाइप। टाइप में बहुत सारे टाइप है, उसमें से जो मेजर टाइप है ये है ट्रेड एंड कॉमर्स। तो फिर उसके अंदर ये बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, लाइक रिटेल ट्रेडिंग, पीरियोडिक मार्केट, होलसेल ट्रेडिंग, चेन स्टोर, रूरल मार्केटिंग सेंटर, अर्बन मार्केटिंग सेंटर। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी डाउट या इंक्वायरी होती है तो आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम में जुड़ के अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन की। टर्शियरी एक्टिविटी क्या है? तो जनरली हम लोग अगर आप में से बहुत सारे लोग, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो सिंपली आप लोग बोलते हो कि टर्शियरी एक्टिविटीज लाइक सर्विस। यस, सही है। लेकिन सर्विस से भी कहीं और भी ज्यादा है ये। तो जितने भी सर्विसेज हैं, ठीक है, हम लोग आगे इसको समझेंगे कैसे और ज्यादा है। तो ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज, ठीक है। मैं इस एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसे, ठीक है। आपके मान लो आपकी कभी अगर तबीयत खराब हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। वो डॉक्टर जो है वो आपका इलाज करता है, आपको मेडिसिन प्रोवाइड करता है ना, आपको मेडिसिन की नाम लिख के बताता है कि आपको ये मेडिसिन लेनी है। और फिर उसके बदले में आप वहां पे क्या करते हो, एक फी पे करते हो। तो डॉक्टर ने बेसिकली क्या किया? डॉक्टर ने बेसिकली आपको एक हेल्प प्रोवाइड किया, एक सर्विस प्रोवाइड किया, और जिसके लिए आपने उनको एक फी पे किया। लेकिन आप डॉक्टर के पास ही क्यों गए? व्हाई? बिकॉज उनके पास क्या था? उनके पास था नॉलेज, उनके पास थियोरेटिकल नॉलेज था, और उनके पास हो सकता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो। आप किसी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप एक टीचर के पास जाते हो। आप टीचर के पास जाते हो, वहां आप अपनी पढ़ाई करते हो, वहां पे आप मंथली जो भी फी वगैरह है वो पे करते हो। एंड देन टीचर आपको सर्विसेज दे रहे हैं, है ना। तो आप उनके पास ही क्यों गए? क्योंकि उनके पास एक नॉलेज है, थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल कुछ नॉलेज है। जरूरी नहीं है कि हर केस में थियोरेटिकल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज लेकिन जरूर होगा। कैसे? एक एग्जांपल से समझ, जैसे टीचर के केस में उनके पास थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज था, है ना। आपकी घर में मान लो कोई मोटर खराब हो जाती है, पानी की पंप वगैरह कुछ खराब हो जाती है। आप प्लम्बर को बुलाते हो, है ना, आप किसी पर्सन को बुलाते हो कि आप उसको ठीक कर दो। उसने हो सकता है थ्योरी वाइज वो सब कुछ ना पढ़ा हो, लेकिन उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो वो आपको ठीक करके वो दे देता है, बदले में आप उनको पे करते हो। तो ये सब एग्जांपल मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखो, आप एक सर्विस ले रहे हो, एक ऐसे पर्सन से सर्विस ले रहे हो जिसके पास थियोरेटिकल नॉलेज हो सकता है, प्रैक्टिकल नॉलेज तो जरूर होगा। और फिर उस नॉलेज में वो जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, हर एक ये नॉलेज जो है, हर एक ये जो सर्विस जो है, ये अलग टाइप का है। और इसके बदले में आप उनको पे करते हो। एक स्पेशल स्किल है उसके पास, डॉक्टर के पास एक स्पेशल स्किल है कि वो आपकी बीमारी के बारे में पता कर सकता है। टीचर के पास एक स्पेशल स्किल है कि वो आपकी पढ़ाई को हेल्प कर सकता है। प्लम्बर के पास एक अलग स्किल था कि आपके जो सामान जो खराब हो गया है उसको वो ठीक करेगा। इलेक्ट्रिशियन आपके घर में ठीक करेगा। मतलब ये अलग अलग तरह के एजुकेशन, लॉ, गवर्नेंस, अलग अलग तरह की ये जो स्किल्स जो है, ये स्किल उनके पास है। अब वो लोग इस स्किल से आपको हेल्प करते हैं और फिर उनके लिए आप पे करते हो। यानी कि टर्शियरी एक्टिविटी जो है ये रिलेटेड है सर्विस सेक्टर से। एक तरह की सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाए, ठीक है। लेकिन सिर्फ सर्विस सेक्टर नहीं है, और भी कुछ है। ये देखो, पूरी टर्शियरी एक्टिविटी में आप लेते हो किसी एक पर्सन से हेल्प। यानी कि टर्शियरी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ मैन पावर, जो पर्सन जो है, जो ह्यूमन बीइंग जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सर्विस सेक्टर का। क्योंकि ये जो काम करने वाला है, जो आप सर्विस ले रहे हो, आपको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो पर्सन एक ह्यूमन है। वो एक स्किल्ड ह्यूमन है, एक स्किल्ड पर्सन है। वो हो सकता है वो लेबर हो, वो प्रोफेशनल हो, लेकिन स्किल्ड हो, उसके पास ट्रेनिंग हो, उसके पास एक्सपर्टीज हो, है ना। ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे हम लोग किसी पर्सन से, हम लोग किसी भी तरह का सर्विसेज ले रहे हैं, बदले में उनको हम लोग पे कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी टर्शियरी सेक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे सर्विसेज के साथ में हम लोग एक और दूसरा चीज देखेंगे, वो है एक्सचेंज। चेंज क्या है, हम लोग आगे समझेंगे इसे। जब शुरू में, स्टार्टिंग में हम लोग देखे, जब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो ज्यादातर लोग क्या करते थे?
एग्रीकल्चर मतलब ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व थे प्राइमरी सेक्टर में। हमारे कंट्री में भी जब या फिर किसी भी कंट्री की बात करो, ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे कब? बहुत पहले। लेकिन धीरे-धीरे प्राइमरी सेक्टर से लोग स्विच होते गए सेकेंडरी एंड टर्शियरी में। हमारे कंट्री में भी ऐसा हो रहा है। धीरे-धीरे प्राइमरी सेक्टर से निकल के लोग जो है सेकेंडरी में आ रहे हैं, टर्शियरी में आ रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। अगर आप डेवलप्ड कंट्री की बात करो, तो वहाँ प्राइमरी सेक्टर काफ़ी कम होगा। ज़्यादातर लोग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में काम करेंगे, सॉरी टर्शियरी सेक्टर में काम करेंगे और काफ़ी अब थोड़ा मॉडरेट नंबर में सेकेंडरी सेक्टर। मतलब डेवलप्ड कंट्री का ये एक तरह का पहचान है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वहाँ पे टर्शियरी सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करेंगे और सेकेंडरी में भी। धीरे-धीरे प्राइमरी सेक्टर का जो है वो वेटेज जो है वो कम होगा। क्या में? जीडीपी में, जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, तो टर्शियरी सेक्टर अब यहाँ पे बात करते हैं कि टर्शियरी सेक्टर के कंपोनेंट क्या है? तो टर्शियरी सेक्टर में हम लोग 2 तरह के कंपोनेंट की बात करते हैं। 2 तरह के इसकी पार्ट है, कंपोनेंट है। एक है प्रोडक्शन। टर्शियरी सेक्टर में भी प्रोडक्शन होता है, ध्यान रखो। प्रोडक्शन हम लोगों ने सेकेंडरी सेक्टर में देखा था, लेकिन टर्शियरी सेक्टर में भी प्रोडक्शन होता है, लेकिन ये प्रोडक्शन थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है समझेंगे। और यहाँ पे क्या होगा एक्सचेंज मतलब अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर वहाँ कुछ प्रोडक्शन हो रहा हो, एक्सचेंज हो रहा हो जिसके थ्रू आपकी लाइफ जो है ये थोड़ी-सी ईज़ हो रही है, अच्छी हो रही है। आपकी लाइफ की जो क्वालिटी जो है वो थोड़ी-सी अच्छी हो रही है, जिसके लिए आप क्या करते हो, पे करते हो, तो टर्शियरी सेक्टर में आएगी। तो एक-एक करके देखते हैं प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो प्रोडक्शन क्या है? ऑफ कोर्स सेकेंडरी एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा था कि व्हीट लिया, व्हीट से बिस्किट जो है बना दिए, बिस्किट का प्रोडक्शन कर दिया। लेकिन ये डिफरेंट है, ये वैसा प्रोडक्शन नहीं है। क्योंकि यहाँ जो बिस्किट जो है, जब बिस्किट का प्रोडक्शन हुआ तो उसको तो आप हाथ में ले सकते हो, आप उसको फ़ील कर सकते हो, वो आपको दिखाई देता है। ठीक है? तो सेकेंडरी एक्टिविटी में जो प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे जो गुड्स बनते हैं, वो गुड्स आपको दिखाई देता है। आप उसको बोल सकते हो कि उसकी शेप क्या है, साइज़ क्या है, वॉल्यूम क्या है ना? आप उसको छू सकते हो। लेकिन टर्शियरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन जो होती है, ये होती है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज़। इसको हम लोग कंज़्यूम करते हैं, ठीक है? इसको हम लोग कंज़्यूम करते हैं, लेकिन इसको हम लोग एक तरह से टच नहीं कर रहे हैं। इनटैंजिबल वर्ड यूज़ क्या करते हैं? इनटैंजिबल है ये। है ना? आपने डॉक्टर से हेल्प लिया, तो डॉक्टर ने आपको जो हेल्प दिया, डॉक्टर ने जो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के एक तरह का हेल्प किया, तो वो क्या है? वो एक तरह का इंटेंजिबल थिंग है। आपकी मोटर खराब हो गई थी, पंप खराब हो गई थी और मान लो इलेक्ट्रीशियन ने आकर के आपकी पंप को अच्छा कर दिया, है ना? इलेक्ट्रीशियन जो है वो आकर के आपकी पंप को अच्छा कर देता है, तो इलेक्ट्रीशियन ने आपको एक सर्विस दिया, लेकिन वो सर्विस दिखता है क्या? कौन से कलर का है? कौन से शेप का है? नहीं दिखता है। बस वो सर्विस था, उसने आपको ठीक करके दिया, वो पंप जो है आपको उसको ठीक करके दिया, तो उसके लिए आप उनको पे करते हो। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज़ होता है, तो हम लोग कंज़्यूम करते हैं और जो आउटपुट आया, मतलब आप उसको अब फिर पे करोगे, है ना? जो आउटपुट आया, तो आउटपुट इज़ इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरी। मतलब वो जो सर्विसेज़ करके दिया है, वो आपने उसकी सर्विसेज़ ली, अब वो सर्विस से आपको फ़ायदा मिला, अब फ़ायदा मिला तो आप उसको पेमेंट करोगे, तब पेमेंट करोगे आप उसकी वेजेस या सैलरी आप उनको पे करोगे, फ़ी दे दोगे आप उसको। तो आउटपुट को मेज़र करते हैं एज़ अ वेजेस एंड सैलरी। आउटपुट मतलब आपने सर्विस लेने के बाद में आपके तरफ से जो आउटपुट आ रहा है ना? तो वो आप वेजेस या सैलरी के वे में देखते हो। अगर बात करते हैं एक्सचेंज की, तो एक्सचेंज में अगर हम लोग देखें, तो एक्सचेंज में क्या होता है? आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है ट्रेड, ठीक है? यहाँ पे क्या आता है? ट्रेड। आप दुकान में जाते हो, दुकान में जाकर के आपने कुछ सामान खरीदा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शॉपकीपर के पास आप गए, दुकान में आप गए, दुकान में जाकर के आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा। बिस्किट का पैकेट खरीदा और आपने उसके लिए ₹10 पे किया। तो जो शॉपकीपर जो था, उसने आपको बिस्किट की पैकेट दे दी और आपने उनको ₹10 दे दिए। तो ये जो बिस्किट का पैकेट शॉपकीपर ने आपको दिया, तो क्या ये बिस्किट का पैकेट पैकेट शॉपकीपर ने बनाया था? नहीं, ये तो पीछे कहीं और से बन के आया है। उसने तो बस आपको ये प्रोडक्ट दिया और आपने उसके पैसे दिए। मतलब ये भी तो एक तरह का सर्विस कर रहा है आपको। यस, इसको भी टर्शियरी सेक्टर में काउंट करते हैं। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ़ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर तक ही रह जाते हैं टर्शियरी सेक्टर। नहीं, ट्रेड भी है। अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो बाज़ार में जाके और वो सामान अगर वो पर्सन खुद नहीं बना रहा है, वो कहीं और से लेके आता है, बस वो सामान एक्सचेंज करता है।
तो वो आ जाएगा टर्शियरी सेक्टर में। मतलब वो पर्सन जो है आप बेसिकली आप पैसा देते हो, आप सामान खरीदते हो, तो वो आ जाएगा टर्शियरी सेक्टर में, वो एक ट्रेड है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आप बस में बैठ के कहीं जा रहे हो, आपको एक सर्विस दे रहा है, आपको कम्युनिकेशन की सर्विस दे रहा है, आपको व्हाट्सएप के थ्रू आप बात करते हो, एक सर्विस दे रहा है। तो ये सब कुछ जो है इसमें क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या एक्सचेंज कर रहे हैं कि आपको जो है वो ट्रेड दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, आपको सर्विस दे रहा है, और फिर आप बेसिकली आप उसमें क्या करते हो, आप उसके बदले उनको पे करते हो। तो एक्सचेंज में आएगा ये दोनों ही टर्शियरी सेक्टर के पार्ट है, याद रखना है। अगर डिस्कशन के दौरान कुछ भी अगर आपको डाउट हो, आप बिल्कुल कमेंट करना, मैं वहाँ रिप्लाई करूँगा, या फिर सबसे अच्छा ये होगा कि आप टेलीग्राम में आप जुड़ जाओ, आप टेलीग्राम में आप वहाँ पे मुझे एक बार पूछ लेना, मैं ऑडियो में रिकॉर्ड करके आपको और भी ज़्यादा डिटेल में आपको समझा दूँगा अगर दरकार है तो। अगर आपकी अगर आपको लाइक कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। तो टर्शियरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर में तो फिर डिफरेंस क्या है? टर्शियरी सेक्टर में हम लोगों ने देखा प्रोडक्शन हुआ था, सेकेंडरी में भी तो प्रोडक्शन होता है। सेकेंडरी सेक्टर में भी तो प्रोडक्शन होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? टर्शियरी सेक्टर में बेसिकली जो कमर्शियल आउटपुट आता है, जो आउटपुट आया, जो सर्विस जो आया, वो सर्विस को आप टच नहीं कर सकते हो। टीचर ने आपको पढ़ाया, एक सर्विस दिया, पढ़ाया, तो आप टीचर ने आपको टीच किया, वो टीच कैसा दिखता है? वो मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो जो सर्विस मैं आपको दे रहा हूँ, वो सर्विस का शेप क्या है, साइज़ क्या है? कुछ नहीं है, मतलब वो टेंजिबल नहीं है, छू नहीं सकते हैं। बस हमें पता है कि ये सर्विस मिला है। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन जो होता है वो टेंजिबल होता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में टेंजिबल प्रोडक्शन होता है और टर्शियरी सेक्टर में इनटेंजिबल, यहाँ पे IN लगा देना है, इनटेंजिबल होता है। टर्शियरी सेक्टर में हम लोग ऐसा नहीं होता है कि कहीं से रॉ मटेरियल लेके आते हैं। क्या टीचर ऐसा करता है क्या कि टीचर आपको पढ़ा रहा है, सर्विस एक तरह की सर्विस दे रहा है, तो सर्विस देने से पहले कहीं से रॉ मटेरियल लेके आएगा, रॉ मटेरियल, अब वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके सर्विस बना के आपको दे देगा कि ये लो लड्डू, है ना, पढ़ लो, खा लो। ऐसा नहीं है ना। मतलब ये है कि टर्शियरी सेक्टर में ऐसा नहीं होता है कि रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग वगैरह कुछ होना, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है, ये तो सेकेंडरी में होता है। ये डिफरेंस है। द मेन डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी क्या है कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो एक्सपर्टीज जो है, ठीक है, बाई सर्विस रिलाई मोर ऑन स्पेशलाइज्ड स्किल। टर्शियरी सेक्टर में जो भी आप सर्विसेज ले रहे हैं, आप वो सर्विस किनसे लेते हैं? एक एक्सपीरियंस पर्सन से लेते हैं, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन जिसके पास कुछ स्पेशल स्किल है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ठीक है? नॉलेज है। आप उनसे जो है आप अपना सर्विस जो है लेते हो। आप एक टीचर से हेल्प ले रहे हो, तो टीचर के पास एक्सपीरियंस है। मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब पढ़ा रहा हूँ। मैं पिछले 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास एक स्किल है कि ये कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, नॉलेज है। अब वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो ये सर्विस है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, वहां पे हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन टेक्निक का, मशीन्स का, फैक्ट्री प्रोसेस का। प्रोडक्शन टेक्निक, किस तरह से प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, कौन कौन से मशीनें यूज होगी, फैक्ट्री में प्रोसेस क्या होगा, पहले क्या बनेगा, फिर क्या, असेंबली लाइन। सेकेंडरी सेक्टर में कंफ्यूजन है तो आप पिछली वाली जो वीडियो मेरे चैप्टर्स की है आप देख सकते हो, वहां पे मैंने डिटेल में समझाया है। तो ये डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस आपको याद करना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या डिफरेंस है। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, आप एक बार के लिए देख सकते हो। जैसे कुछ कॉमन एग्जांपल है, जैसे प्लम्बर मान लो वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन वर्क कर रहा है, टेक्नीशियन, है ना? तो इस तरह की बार्बर है, कैशियर है, टीचर है, ये सब क्या होगा? ये सब एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है? टर्शियरी सेक्टर के। टर्शियरी सेक्टर, क्योंकि देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ जो है इससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, याद रखना है। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि एक तरह के सर्विसेज हम लोग ज़्यादातर यहाँ लेते हैं। नाउ ये आप मैं आपकी पूरी ये जो चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर को आप कुछ इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। ये वाली जो चैप्टर जो है, टर्शियरी सेक्टर में टर्शियरी एक्टिविटी में कौन-कौन से टाइप होते हैं, ठीक है? कौन-कौन से टाइप होते हैं? तो यहाँ पे टाइप की लिस्ट दी गई है। सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ये लिस्ट याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्शियरी एक्टिविटी में क्या-क्या टाइप होती है? सर्विस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स को डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज उन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। तो अभी जो भी डिस्कशन आने वाला है, ये सब कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। तो ट्रेड एंड कॉमर्स, तो
ट्रेड क्या है? मतलब बिजनेस। लाइक जब आप कुछ खरीदते हो, कुछ सेल कर रहे हो, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? ट्रेड कर रहे हो। मैं क्या करता हूँ? मैं बेसिकली मैं बुक्स खरीद के लेके आता हूँ कहीं से। अब फिर वो बुक्स की मैं अपनी दुकान मेरी है, एक शॉप है, उस शॉप में मैं बुक सेल कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बाई करता हूँ पहले, होलसेल में बाई करके आता हूँ। अब फिर उसको सेल कर रहा हूँ और ये बीच में मेरी प्रॉफिट हो रही है ना? मैं होलसेल में मान लो बुक परचेज़ करता हूँ ₹10 की। अब मेरी जो शॉप है, उसको शॉप है, शॉप में मैं क्या करता हूँ? वो बुक को मैं सेल करता हूँ मान लो ₹15 की। तो मैंने ₹10 में खरीदे, अब मैंने सेल किया 15 में, मतलब मेरी ₹5 का फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यही तो है ट्रेड, कॉमर्स। तो जितने भी सर्विसेज़ है, ऑल द सर्विसेज़, चाहे रिटेल की बात करें या होलसेल की बात करें, ठीक है? तो ये क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए। देखो मेरा भी प्रॉफिट हुआ ₹5, प्रॉफिट के लिए, है ना? तो जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी होती है, इसको हम लोग कुछ इस तरह से देख सकते हैं, होलसेल एंड रिटेल। होलसेल एंड रिटेल। अच्छा, ये होलसेल क्या है? रिटेल क्या है? किस तरह से वर्किंग होती है? इसको जानने से पहले एक कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग सेंटर। ट्रेडिंग सेंटर, तो पहले हम लोग ट्रेडिंग सेंटर समझ लेंगे अभी और फिर उसके बाद में होलसेल एंड रिटेल पे बात करेंगे। तो पहले ट्रेडिंग सेंटर समझते हैं, ठीक है? इसी वीडियो में बात करेंगे होलसेल एंड रिटेल, लेकिन पहले ट्रेडिंग सेंटर समझते हैं। ट्रेडिंग सेंटर। देखो ट्रेडिंग सेंटर क्या है? ट्रेडिंग सेंटर सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, ये वो प्लेस है जहां पे ट्रेड होता है, जहां बिजनेस होता है, जहां पे लोग खरीदते सामान खरीदते हैं, बेचते हैं। ये कोई विलेज हो सकता है, ये कोई टाउन हो सकता है, ये कोई छोटी शहर हो सकती है, कोई बड़ी शहर हो सकती है ना? तो ट्रेडिंग सेंटर क्या है? जो भी टाउन है, सिटी है या फिर विलेज, जो इसको भी आप बोल सकते हो, जहां पे जो है ये बाय एंड सेल का प्रोसेस, जो ट्रेड का प्रोसेस जो है ये चल रहा है, उनको हम लोग सिंपली बोलते हैं ट्रेडिंग सेंटर। दिल्ली एक ट्रेडिंग सेंटर है, मैं बिलॉन्ग करता हूँ सिलीगुड़ी से, सिलीगुड़ी एक ट्रेडिंग सेंटर है, आप में से कोई एक विलेज से बिलॉन्ग करते हो, वो विलेज एक ट्रेडिंग सेंटर हो सकता है, वहां पे भी लोग खरीदते हो, बेचते हो। तो विलेज का ट्रेडिंग सेंटर क्या बोलेंगे उसको? रूरल मार्केट सेंटर। तो ट्रेडिंग सेंटर को दो तरह से हम लोग देख सकते हैं, एक तो विलेज वाला, एक तो विलेज वाला जो है, और दूसरा कौन सा जो है? वो सिटी, अर्बन एरिया। तो विलेज विलेज में जो ट्रेडिंग सेंटर है उसको क्या बोलेंगे? रूरल मार्केटिंग ट्रेडिंग सेंटर। रूरल मार्केटिंग सेंटर, ऑफ कोर्स ट्रेडिंग सेंटर। और जो शहर में जो है, अर्बन एरियाज में, सिटी टाउन में जो है, उसको क्या बोलेंगे? अर्बन मार्केटिंग सेंटर, अर्बन मार्केटिंग ट्रेडिंग सेंटर। तो ये ट्रेडिंग सेंटर में होता क्या है? ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लोग सामान खरीदते हैं, बेचते हैं। विलेज वाले में आप देखोगे कि वहां पे क्या होगा? देखो बहुत छोटा सा लेवल पे बात करो, छोटे से लेवल में हो सकता है कहीं पे बार्टर सिस्टम होता हो। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जब एक सामान के बदले आप दूसरा सामान लेते हो, पैसे नहीं। मैंने आपको टोमेटो दे दिया और आपसे मैंने क्या ले लिया? मैंगो ले लिया। पैसे में एक्सचेंज नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है? मेरे पास बहुत सारे टोमेटो थे, आपके पास बहुत सारे मैंगो थे, हम लोग ने आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने बार्टर सिस्टम फॉलो किया। तो ट्रेड बहुत बार हो सकता है बार्टर सिस्टम के थ्रू होता हो। पहले तो यही होता था जब मनी नहीं था, जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था। लेकिन आज के डेट में भी हम लोग कुछ एग्जांपल देख सकते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है? लोकल लेवल पे हो सकता है, आप देखें देखें, या फिर हो सकता है मनी के थ्रू हो, इंटरनेशनल स्केल पे हो सकता है। हमने सऊदी अरेबिया से पेट्रोलियम लिया और उसको उनको हम लोगों ने डॉलर पे किया। तो ये मनी एक्सचेंज करके इंटरनेशनल हम लोग कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर डेवलप हो गए हैं, बहुत सारे कलेक्शन सेंटर डेवलप हो गए हैं। अब यहाँ पे देखो, इनको ना ट्रेडिंग सेंटर को कलेक्शन सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैं समझाता हूँ, ठीक है? ये क्यों बोल रहे हैं, पहले मैं जरा इसको इरेज कर लूं, फिर मैं समझाता हूँ कि इसको हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छा समझ में आएगा आपको। मान लो बिहार का कोई एक विलेज है, बिहार का विलेज का नाम क्या है? ए। विलेज का नाम क्या है? ए। इस विलेज में बहुत सारी मैंगो होती है, बहुत सारी क्या होती है? मैंगो, आम होती है। तो वहां पे जो लोग हैं वो लोग अपना आम ग्रो करते हैं, मैंगो ग्रो करते हैं और उसको विलेज में सेल करते हैं। अब इनकी मैंगो इतनी अच्छी है कि होता ये है कि आसपास के स्टेट से, वेस्ट बंगाल से, यूपी से, हो सकता है दिल्ली से, अलग अलग एरिया से जो लोग हैं वो आते हो यहाँ पे। वो लोग यहाँ आएंगे, वो मैंगो यहाँ के फार्मर से मैंगो परचेज करेंगे, फार्मर से बोलेंगे कि भैया आप मैंगो दे दो मुझे, अब बदले में ये जो पैसा जो है, ये मनी जो है, ये मनी ले लो, है ना? वो लोग आपस में बात करके ये कर लेंगे। मतलब इस प्लेस में क्या हो रहा है? इस प्लेस में हो रहा है कि मैंगो को खरीद एंड बेच कर रहे हैं ना, बाय एंड सेल कर रहे हैं, मतलब ये एक ट्रेडिंग सेंटर बन गया।
एक दूसरा एग्जांपल है, हम लोग इसको कलेक्शन क्यों बोल रहे हैं? मान लो ये जो ए वाला प्लेस है, ये विलेज में है, यहाँ पे मैंगो ग्रो हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा विलेज में है, बहुत अंदर में है, रिमोट एरिया है। लोगों को जानकारी तक नहीं है कि यहाँ पे ऐसा मैंगो होता है। तो यहाँ के फार्मर क्या करेंगे? ग्रो तो करेंगे मैंगो यहाँ पे, लेकिन फिर इसको मान लो फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में लेके आ जाएँगे फॉर एग्जांपल। बिहार से वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में लेके आ जाएँगे, ठीक है? अब सिलीगुड़ी में ला-ला के यहाँ पे बड़ी-बड़ी हाउसेस होगी, वहाँ पे कलेक्ट करके रखेंगे इसको, मैंगोज़ को कलेक्ट करके रखेंगे, कलेक्शन सेंटर, कोल्ड स्टोरेज वगैरह होगा, वहाँ कलेक्ट करके रखेंगे, ठीक है? अब ये लोग यहाँ से सिलीगुड़ी क्यों आ गए? क्योंकि ये वाला जो प्लेस था बिहार का, ये ए नाम का जो विलेज वाला प्लेस था, वहाँ पे रोड अच्छी नहीं थी, तो बहुत सारे लोग आ नहीं पाते थे, ये लोग सेल नहीं कर पा रहे थे, है ना? मैंगो खराब हो जाएगी, स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोग अपना प्रोडक्ट लेके ट्रक में लेकर के सिलीगुड़ी आ गए, क्योंकि यहाँ पे तो ये सब कोल्ड स्टोरेज वगैरह है, स्टोर कर सकते हैं। अब बाकी जिनको भी खरीदना है, वो ए नहीं जाएँगे, वो कहाँ आएँगे? वो आएँगे सिलीगुड़ी में। बाकी जो दूर-दूर से लोग आएँगे वो सिलीगुड़ी में आएँगे और ये मैंगो को खरीद के जाएँगे। तो क्या ये मैंगो सिलीगुड़ी में हो रहा है? नहीं, ये तो बस एक कलेक्शन सेंटर था। यहाँ पे तो बस कलेक्शन हुआ है मैंगो का, है ना? और फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग-अलग एरिया में। तो इसीलिए ये सिलीगुड़ी क्या बन जाएगा? कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बन जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये ए वाला जो पर्सन जो है, ये ए विलेज की जो मैंगो जो है, ये सिर्फ़ सिलीगुड़ी में ही सेंड करे। हो सकता है कुछ मैंगो सिलीगुड़ी भेज दिया। हो सकता है कुछ मैंगो को भेज दिया मान लो दिल्ली, दिल्ली से सेल कर रहे हैं। कुछ मैंगो को मुंबई भेज दिया, मुंबई में कोई प्लेस चुन लिया, नागपुर चुन लिया, नागपुर से बहुत सारे अलग-अलग एरिया में सेल कर रहे हैं। मतलब ये सब क्या बन जाएँगे? कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ट्रेडिंग सेंटर के अंदर हम लोगों ने देखा कि 2 टाइप के ट्रेडिंग सेंटर हो सकते हैं। एक तो विलेज वाला हो सकता है, रूरल मार्केटिंग सेंटर और दूसरा हो सकता है अर्बन वाला, है ना? सिटी में, शहर में जो होती है, अर्बन मार्केटिंग सेंटर। तो अब ये दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। रूरल मार्केटिंग सेंटर कहाँ पे होगी? विलेज में। तो विलेज में जो ट्रेडिंग सेंटर होगी, मोस्ट प्रोबेबली वो जनरली छोटी होगी, है ना? बहुत बड़ी नहीं होगी। विलेज में जो ट्रेडिंग सेंटर जो होगी, मान लो ये एक विलेज है, तो इसके आस-पास के एरिया के जो लोग हैं, सिर्फ वही लोग आके यहाँ पे खरीदेंगे, ठीक है? तो ये क्या करेगा? ये टू कैटर नियर बाय सेटलमेंट, आस-पास के एरिया के जो लोग हैं, वही आएँगे यहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर के तौर पे, है ना? बहुत दूर-दूर से नहीं आएँगे, विलेज है। क्वासी अर्बन, क्वासी मतलब होता है लाइक सेमी, क्वासी अर्बन सेंटर, क्वासी अर्बन सेंटर का मतलब ये है कि क्योंकि देखो ये भी विलेज है, ये ए नाम का जो प्लेस है ये भी विलेज है। अब मान लो ये सब दूसरे आसपास के एरियाज है, बी सी डी दूसरे एरियाज है, तो बाकी सभी लोग यहाँ पे आएंगे, तो ये ए नाम का जो प्लेस जो है, ये बी सी डी इन सब के एरिया से थोड़ा सा ज्यादा डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऑल्दो ये भी विलेज ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे आपको एटीएम दिख जाए। तो ए नाम का विलेज जो है, वहाँ पे आपको हो सकता है एटीएम दिख जाए, आपको 2-4 बैंक ज़्यादा दिख जाए। ये बी-सी में आपको हो सकता है कि एटीएम वगैरह ना दिखे, है ना? एटीएम से पैसे जो निकालते हैं वो, हो सकता है ना दिखे। क्यों? क्योंकि विलेज तो सब है, लेकिन क्योंकि ए वाले एरिया में थोड़ा बिज़नेस वगैरह हो रहा है, हो सकता है इसीलिए यहाँ पे बैंक वगैरह बना दिए जाए, ठीक है? ये सबसे लो लेवल की ये है, ये ट्रेडिंग सेंटर है, सबसे लो लेवल की है ना? सबसे बेसिक बात करें। अब आप बताओ ये जो विलेज में जो ये ट्रेडिंग सेंटर है, क्या यहाँ पे बहुत ही स्पेशलाइज़्ड गुड मिलेगा? इटालियन मार्बल्स मिलेगी? क्या वहाँ पे फ्रांस के परफ्यूम्स मिलेंगे? फ्रेंच परफ्यूम्स मिलेंगे क्या? नहीं, नहीं मिलेंगे। बहुत बेसिक गुड्स मिलेगा। मतलब वहाँ पे पर्सनल एंड प्रोफेशनल जो सर्विसेज़ है, वो तो मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के, बहुत डेवलप्ड नहीं मिलेंगे। आपको क्या लंदन से आया हुआ कोई ऐसा हेयर स्टाइलिस्ट मिलेगा यहाँ पे? कि बहुत ही प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट है, वो विलेज में है, विलेज में वो हेयर कट करता है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलेगा आपको ऐसा कुछ। वहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सिंपल लेवल की पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज़ मिलेगी आपको, ठीक है? अब ये जो एरिया जो है, ये एक तरह से कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी हो सकता है, ठीक है? अब इन सब एरियाज़ में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हो सकता है कि मंडी हो। मंडी मतलब जहाँ पे होलसेल ट्रेडिंग होता है। होलसेल क्या है मैं समझाऊँगा थोड़ी देर में आपको। ठीक है? तो यहाँ पे होलसेल ट्रेडिंग भी हो सकता है एंड यहाँ पे रिटेल ट्रेडिंग हो सकता है। मतलब हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग ए नाम का ये जो विलेज है यहाँ पे आए और यहाँ पे आपके अपना बहुत सारा मैंगो जो है वो सेल करें। बहुत सारा मैंगो जो है वो सेल करें, होलसेल सेल करें।
और हो सकता है कि शहर से, सिटी से कोई दूसरा आदमी यहाँ पे आके उसको खरीद के लेके जाए। तो ये ट्रेडिंग सेंटर में यहाँ पे होलसेल एक्टिविटी हो सकता है या फिर हो सकता है रिटेल एक्टिविटी भी हो। आस-पास के लोग 1 किलो, 2 किलो मैंगो खरीद के यहाँ पे लेके जाए, वो भी हो सकता है। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती है यहाँ पे, ठीक है? ऑफ कोर्स अर्बन सेंटर जैसा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एकदम लाखों के, करोड़ों के ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं हर दिन, ऐसा नहीं होगा। बहुत छोटा ट्रांज़ैक्शन होगा। मतलब कमर्शियल वैल्यू काफ़ी कम होगा। जैसा अर्बन सेंटर में होता है, वैसा तो नहीं होगा। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आस-पास के जो लोग रहते हैं, ये लोग काफ़ी डिपेंडेंट है इस वाले प्लेस पे। मतलब उनके लाइफ के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये ए नाम का जो ट्रेडिंग सेंटर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये उनको यहीं से उनको प्रोडक्ट्स मिलेगी। ये बी नाम का पर्सन है, इसको मान लो अपने बच्चे के लिए बुक्स चाहिए, तो वो बुक्स इनके गाँव में नहीं मिलेगा, बहुत रिमोट गाँव है, विलेज है। को यहाँ पे आना पड़ेगा। ये सी नाम का जो प्लेस है, वहाँ से कोई पर्सन को मान लो बाइक की कोई पार्ट्स चाहिए, बाइक खराब हो गई, उसकी कोई पार्ट्स चाहिए, तो वो यहाँ मिलेगी। मतलब ये लोगों के लिए, आस-पास के एरिया के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है और धीरे-धीरे यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जाएगा। ठीक है? तो ये तो रूरल मार्केटिंग सेंटर है। ठीक है? रूरल मार्केटिंग सेंटर से ही जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है। अच्छा, अच्छा पहले मैं आपको अर्बन मार्केटिंग सेंटर समझा देता हूँ। ठीक है? और फिर उसके बाद में मैं कुछ और टॉपिक समझाता हूँ। तो रूरल मार्केटिंग देख लिया, अब समझते हैं हम लोग अर्बन मार्केटिंग सेंटर, है ना? मार्केटिंग सेंटर तो समझ में आ गया, ट्रेडिंग सेंटर जहाँ पे ट्रेड होगी, बिज़नेस होगी। अब अर्बन एरिया, शहर में, दिल्ली में हो रही है ट्रेडिंग, बिज़नेस हो रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे तो बहुत स्पेशलाइज़्ड गुड्स मिलेगी। दिल्ली में आपको ऐसा मार्केट मिल सकते हैं, जहाँ पे हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई एक ऐसा एरिया में आप जा सकते हो, जहाँ पे आपको सिर्फ़ जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ की गुड्स मिलती हो, है ना? तो स्पेशलाइज़्ड गुड्स मिल सकता है। हो सकता है आप एक ऐसा एरिया में चले जाएँ अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे जनरली सिर्फ़ कपड़े की दुकानें हो, क्लोथ्स की स्टोर हो बहुत सारी। मतलब वो एरिया फ़ेमस हो कि कपड़ा लेना है तो वहाँ जाके लो, है ना? मतलब ऐसी स्पेशलाइज़्ड मार्केट्स वहाँ पे हो सकती है। कोई मार्केट कपड़े के लिए फ़ेमस है, कोई मार्केट बुक्स के लिए फ़ेमस है, कोई एक एरिया हो सकता है जहाँ पे जनरली सिर्फ़ बुक्स की दुकानें हों। ठीक है? तो अर्बन मार्केटिंग सेंटर में हम लोग देखेंगे सर्विसेज़ काफ़ी स्पेशलाइज़्ड मिलेंगी, ठीक है? वहाँ पे ऑर्डिनरी गुड्स मिलेगा, सर्विस मिलेगा, इसके साथ स्पेशलाइज़्ड गुड्स भी मिलेगी, है ना? इटालियन मार्बल भी आपको मिलेगी वहाँ पे। मतलब आपको अच्छी सर्विसेज़ जो है, जो हाई-फाई सर्विसेज़ जो है, जो काफ़ी कॉस्टली सर्विसेज़ है, वो भी आपको मिलेंगी, नॉर्मल सर्विसेज़ भी मिलेंगी। आपको बहुत सारे मार्केट स्पेशलाइज़्ड मार्केट्स मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, एक ऐसा मार्केट मिलेगा जहाँ पे सिर्फ़ जो है, हो सकता है हार्डवेयर की चीज़ें बेची जाती हो। तो वैसा आपको मार्केट मिलेगा मतलब काफ़ी स्पेशलाइज़्ड मार्केट्स मिलेंगी। अब मिक्स टाइप की मार्केट भी मिलेंगी, ठीक है? और यहाँ पे आपको जो आप जो सर्विसेज़ यूज़ करते हो, जो एजुकेशनल सर्विसेज़ यूज़ करते हो, जो प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ यूज़ करते हो, उसकी बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। बहुत सारे टीचर्स मान लो आप किसी विलेज में जाओगे तो विलेज में आपको मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 10 टीचर नज़र आएँगे। आपको अगर पढ़ाई करना है तो ये 10 टीचर के पास में से किसी एक के पास जाना पड़ेगा विलेज में। लेकिन अगर वही आप अर्बन एरियाज़ में हो तो आपको थाउज़ेंड्स ऑफ टीचर मिलेंगे। है ना? जो एकदम प्राइवेट ट्यूशन आपको देंगे, आपके घर में आके आपको पढ़ा जाएँगे, होम ट्यूशन। मतलब आपको जो सर्विसेज़ जो है, वो सर्विसेज़ की क्वालिटी आपको कहीं ज़्यादा मिलेगी, आपके पास कहीं ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है? आपको बहुत सारी स्पेशलाइज़्ड सर्विसेज़ मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो आप अपनी क्या करना चाहते हो, आप अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहते हो, प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहते हो, है ना? तो ये फैसिलिटी आपको विलेजेस में नहीं मिलेगी। यहाँ पे मिलेगी, आपको शहर में मिलेगी, अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में मिलेगी। मतलब वो एक सर्विसेज़ मिलेगा, स्पेशलाइज़्ड सर्विस मिल रहा है, ठीक है? तो ये है अर्बन मार्केटिंग सेंटर। अच्छा एक टॉपिक यहाँ पे है पीरियोडिक मार्केट्स, ये समझते हैं, पीरियोडिक मार्केट्स। ये सभी छोटी-छोटी टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई है, ठीक है? आपको इन सब टॉपिक्स को जो है अच्छी तरह से जानना है। पीरियोडिक मार्केट्स क्या होती है? आप देखो, पीरियोडिक मार्केट्स में होता ये है कि एक पर्टिकुलर वीक में कोई एक पर्टिकुलर डे वहाँ पे आके लोग आएँगे, वहाँ पे आके दुकानें लगेगी। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ा-सा शहर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बड़ी-सी सिटी है या विलेज है, जो भी। मान लो ये एरिया का नाम ए है, ये एरिया का नाम बी है, ये एरिया का नाम सी है, ये एरिया का नाम डी है। तो होगा ऐसे कि मंडे के दिन जो है ए वाले एरिया में मार्केट लगेगी, ट्यूसडे के दिन हो सकता है सी वाली एरिया में मार्केट लगे। तो यहीं के जो शॉपकीपर है ना, मंडे को जाएँगे ए वाली प्लेस में दुकान लगाएँगे। फिर ट्यूसडे को चले जाएँगे कहाँ पे? सी वाली प्लेस में चल जाएँगे, यहाँ चल जाएँगे।
फिर नेक्स्ट डे फिर यहाँ चल जाएँगे, फिर नेक्स्ट डे यहाँ चल जाएँगे। मतलब हो सकता है किसी एक एरिया में वीक में 1 से 2 बार ही दुकान लगे। अब वही लोग घूम-घूम के आज यहाँ दुकान लगाएँगे, कल यहाँ दुकान लगाएँगे, क परसों यहाँ दुकान लगाएँगे। तो इस तरह से जो है ये घूम-घूम के जो है अलग-अलग प्लेसेस पे दुकान लगाएँगे। और ये कोई एक आदमी नहीं करेगा, एक ग्रुप होगा, लाइक बड़ी-सी ग्रुप होगी, मतलब 100, 200, 300 दुकानें जो है वो शिफ्ट होती रहेगी एक प्लेस से दूसरे प्लेस। तो और उनका वो डे फिक्स होता है। जैसे मंडे को अगर ए वाली प्लेस पे लगाना है ना, तो मंडे को ए वाले प्लेस पे ही लगाएँगे, कहीं और नहीं लगाएँगे। तो ये इसको बोलते हैं पीरियोडिक मार्केट्स। जनरली रूरल एरियाज़ में आपको ये ज़्यादा देखोगे। तो ये लोग इस तरह से घूम-घूम के क्यों दुकान लगा रहे हैं? हो सकता है वीक में एक बार ए नाम की प्लेस पे मंडे को लगा दे और कोई एक और दूसरा दिन, मान लो फ्राइडे को लगा दे, तो मंडे एंड फ्राइडे ए वाली प्लेस पे लगाएँगे, ये फिक्स होगा। तो हर मंडे एंड फ्राइडे ए वाली प्लेस पे दुकान लगनी है। तो वीकली एक बार हो सकता है या बाई वीकली हो सकती है। अब ये ए वाला जो प्लेस जो है जहाँ पे दुकानें लग रही है, तो आस-पास के लोग जो है उनको पता रहेगा कि अच्छा मंडे एंड फ्राइडे यहाँ पे दुकान लगती है। तो क्या पीरियोडिक मार्केट लगती है। हाट बोलते हैं ना हम लोग, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा हाट। तो यहाँ पे हाट लगती है। तो ए वाली प्लेस पे मंडे एंड फ्राइडे हाट लगती है, तो लोग वहाँ पे वेट करेंगे मंडे एंड फ्राइडे का। जैसे ही मंडे आएगा तो लोग अपना बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह जिनको जो भी खरीदना है वो खरीदेंगे। फिर उनके बाद में उनको पता है कि ट्यूसडे नहीं आएगा, वेडनेसडे नहीं होगी, फिर फ्राइडे जब लोग आएँगे तो फिर फ्राइडे वो लोग खरीदेंगे, है ना? तो इससे उनको जो है उनके घरों के आस-पास के एरिया में ही मार्केट मिल जाती है। ठीक है? घरों के आस-पास के एरिया में ही एक स्पेसिफिक डेट होता है, ठीक है? और शॉपकीपर एक प्लेस से दूसरा प्लेस मूव करते हैं। तो इस तरह से देखोगे पूरा सप्ताह, पूरे वीक वो लोग बिज़ी होते हैं। मंडे यहाँ, ट्यूसडे कहीं और, थर्सडे कहीं और, संडे कहीं और, तो पूरे वीक वो लोग बिज़ी रहते हैं, ठीक है? तो ये है पीरियोडिक मार्केट्स। नाउ अब हम लोगों ने मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पे आप देखो होलसेल एंड रिटेल, ट्रेड एंड कॉमर्स में जो टॉपिक करना था होलसेल एंड रिटेल। पहले तो हम लोग ट्रेडिंग सेंटर कर लिया हम लोगों ने, अब हम लोग होलसेल एंड रिटेल को समझ लेते हैं, ठीक है? तो समझते हैं होलसेल एंड रिटेल को। हाँ, तो ये रहा सबसे पहले रिटेल है, रिटेल समझते हैं। अच्छा पहले बेटर है पहले होलसेल समझते हैं। होलसेल क्या होता है? आप लोग काफ़ी लोगों को आपको पता होगा कि होलसेल में क्या होता है, हम लोग बल्क अमाउंट में परचेज़ करते हैं, बहुत सारा अमाउंट परचेज़ करते हैं। मान लो मेरी एक दुकान है, मान लो मैं सेल करता हूँ मान लो कॉपी, बुक सेल करता हूँ, बुक्स जो है सेल करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं होलसेल में कहीं से जाऊँगा, कहीं एक पर्सन होलसेलर होगा, मैं उससे जाके मान लो मैं थाउज़ेंड्स कॉपी जो है परचेज़ करूँगा। 1000 1000 कॉपी या बुक जो है वो परचेज़ करूँ। वो बुक मैंने होलसेल में परचेज़ किया तो वो मुझे कितना में प देगा ये, वो मुझे हो सकता है वो मुझे ₹100 में दे दे। एक बुक की प्राइस ₹100 तो 1000 मैंने परचेज़ करके आ गए। अब फिर इसी बुक को मैं सेल करूँगा, मैं आपको सेल करूँगा मान लो ₹120 में। अब ₹20 मेरी प्रॉफिट हो गए पर बुक। तो आप सोचो 1000 बुक मैंने खरीदा इस पर्सन से, है ना? या 1000 छोड़ दो, मान लो मैंने 10 बुक खरीदा। ये होलसेल वाले से मान लो 10 बुक खरीदा। एक बुक की प्राइस कितनी? ₹100 एक बुक की प्राइस ₹100 और मैंने 10 बुक खरीदा। तो होलसेल वाले को मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो मुझे देने पड़ेंगे कितना 10 इंटू 100 10 बुक खरीदा है, एक बुक की ₹100 है, 10 बुक की कितनी प्राइस हो गई? ₹1000 हो गई। तो मैं यहाँ पे इसको ₹1000 देना है, लेकिन क्योंकि मैं इससे बिज़नेस कर रहा हूँ, तो बहुत बार हो सकता है कि मैं इसको 1000 ना दूँ। मैं इसको ये बोलूँ कि भैया आप ₹500 लो, बाकी के 500 मैं बाद में दूँगा। मेरी जब बुक सेल हो जाएगी तब मैं दूँगा। मतलब एक तरह से ये होलसेल का जो पर्सन जो है, जिससे मैं ख सामान खरीद रहा हूँ, ये पर्सन मुझे क्या दे रहा है? ये क्रेडिट दे रहा है कि ब ठीक है, आप पैसा ₹500 बाद में देना। ठीक है? तो जहाँ पे बिज़नेस होता है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो पर्सन होलसेल से खरीद के लेके आता है, मैं इसको इरेज़ करके मैं फिर से एक बार ड्रॉ करके एक अच्छा से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है? मैं यहाँ पे 3 पर्सन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मान लो मैं हूँ, ये आप हो, स्मार्ट दिख रहे हो आप और ये है होलसेल वाले भैया, होलसेल वाला है। मैंने इससे बुक खरीदा, कितने 10 बुक खरीदे, एक बुक की ₹100 मुझे देना है उसको ₹1000 अब वो बुक मैं आपको सेल करूँगा मैं आप तो एक ही बुक खरीदोगे और उसको सेल करूँगा ₹120 की, मेरी ₹20 प्रॉफिट होगी। अब मुझे इसको मैं तो आपसे इमीडिएटली पैसा लूँगा मान लो ₹120 लेकिन ये होलसेल वाले भैया को मुझे 1000 देने हैं, मेरे पास 1000 नहीं है लेकिन हमारा रिलेशन अच्छा है। हमारा मेरा और ये होलसेल वाले के साथ में रिलेशन अच्छा है, तो ये बोलेगा कि ठीक है आप पैसा बाद में देना। तो इसने क्या दिया मुझे क्रेडिट दिया। तो मुझे क्या दिया? क्रेडिट दिया।
तो होलसेल वाले बिज़नेस में हम लोग ये देखेंगे कि जनरली जो पर्सन होलसेल कर रहा है, उसको तो बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है ना? जो पर्सन होलसेल कर रहा है, उसको बहुत सारा पैसा क्योंकि देखो, उससे मैं खरीद रहा हूँ, उसने मुझे ₹1000 जो है वो बाकी में दिया ना। बाकी मतलब कि उसने मुझे क्रेडिट दिया। अब ऐसा ही इसके तो और भी कितने सारे लोग होंगे, उनको भी वो देगा मतलब इसके पास काफ़ी पैसा होना पड़ेगा, ताकि ये लोगों को क्रेडिट दे सके। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि क्रेडिट दे, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। हो सकता है कोई एक और पर्सन क्रेडिट माँगे, वो बोलेगा कि ना तुमको नहीं देंगे, तुम बहुत ही बेईमान आदमी हो, है ना? तुम तो पैसे से लेके जाओ, वो क्रेडिट नहीं देंगे। तो डिपेंड करता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये होलसेल ट्रेडिंग है, ठीक है? तो यहाँ पे होलसेल ट्रेडिंग है। अब रिटेल ट्रेडिंग को हम लोग समझते हैं। रिटेल ट्रेडिंग क्या है? तो वही वहीं पे आप समझ सकते हो। रिटेल ट्रेडिंग क्या था कि जब मैं आपको प्रोडक्ट सेल कर रहा था, तो देखो होलसेल वालों के पास में अगर आप देखोगे, जो होलसेल वाला पर्सन है, उसके अगर 10 कस्टमर भी हो गए ना, तो उसके लिए काफ़ी है। क्यों? क्योंकि जो भी कस्टमर आएगा, वो 1-2 प्रोडक्ट तो नहीं खरीदेगा, वो एक-एक आइटम के 100-100 पीस खरीदेगा, हज़ार-हज़ार पीस खरीदेगा, ठीक है? तो उसके लिए कम कस्टमर भी आएँगे, दिन भर में 2-3 कस्टमर भी उसका आ गया, तो उसका काम चल जाएगा। लेकिन जो शॉपकीपर है, उसके लिए क्या चाहिए कि उसके लगातार कस्टमर आता है, क्योंकि जो कस्टमर जो आएगा, वो तो क्या होगा, वो 1 या 2 प्रोडक्ट ही खरीदेगा। तो इसीलिए जो रिटेल वाला जो होता है, ये इसमें ज़्यादा बिज़नेस एक्टिविटी होती है, ज़्यादा बिज़ी होता है। यहाँ पे डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हैं, ठीक है? ये डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हैं। अब कंज्यूमर को सेल करने के लिए हम यहाँ पे जो शॉपकीपर क्या करेगा, अपना एक स्टोर बना के रखेगा, है ना? लोग उस स्टोर में आएँगे और स्टोर में आकर के वहाँ पे सेल करेंगे, बेसिकली खरीदेंगे सामान। अब स्टोर होना ज़रूरी नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है। आप किसी ऑनलाइन साइट पे जाओ, वहाँ पे जाके खरीदो। इनफैक्ट बहुत सारे लोग घ डोर टू डोर बेचते हैं, आपके घर के गेट पे आएँगे कि ये लो, ये सामान हम लोग बेचते हैं, आपको लेना है क्या? बहुत सारे लोग हो सकता है कि बहुत सारे ट्रक्स में या पेडलिंग में या फिर इस तरह की कोई मशीनें वेंडिंग मशीन में एज़ अ वेंडर वहाँ पे जो है वो घूम-घूम के वो बेचे। तो ये सब एग्ज़ाम्पल है कि कैसा नॉन स्टोर का। जैसे मैं आपको एक सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने क्या स्टोर खोला हुआ है? नहीं, एक नॉन स्टोर है ना? तो स्टोर भी हो सकता है, नॉन स्टोर भी हो सकता है। तो रिटेल आई होप समझ में आया होगा आपको। तो ये था रिटेल, होलसेल हम लोगों ने देख लिया। नाउ यहाँ पे एक टॉपिक है, डिपार्टमेंटल स्टोर वाली क्या होती है, ये समझो। आजकल आप ये देखते हो जिनके पास काफ़ी मनी है, वो लोग क्या करते हैं, बड़ी-सी डिपार्टमेंटल स्टोर खोलेंगे, ठीक है? बड़ी-सी डिपार्टमेंटल स्टोर खोलेंगे। अब उसका अलग-अलग सेक्शन होगा। ये वाले सेक्शन में क्या सेल होगा? वेजिटेबल एंड फ्रूट सेल होगा। ये वाले सेक्शन में क्या होगा? यहाँ पे जो है आपके फास्ट फूड सेल होंगे। ये वाले सेक्शन में क्या होगा? यहाँ पे मान लो आपके वो राइस, ग्रेन्स वगैरह, राइस एंड आटा वगैरह वो सब सेल होगा। मतलब अलग-अलग पार्ट है इसका। अब इस पार्ट का ज़िम्मेदारी किसी एक पर्सन को दे देगा। इस पार्ट का ज़िम्मेदारी किसी एक पर्सन को दे देगा। ये पार्ट कोई एक और आदमी सँभालेगा। तो अलग-अलग लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा कि आपको इसको बोलेगा कि आपको वेजिटेबल एंड फ्रूट वाला सेक्शन देखना है। यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ खरीदना है तो आप जाओ खरीद के लेके आओ। है ना? तो ये परचेज़ करेंगे ये पर्सन, ठीक है? और ये देखेगा कि इस सेक्शन से फ़ायदा हो। ये दूसरा वाला पर्सन देखेगा कि फ़ास्ट फ़ूड वाले एरिया से जो भी खरीदना है वो खरीदेगा, उस सेक्शन से उसको फ़ायदा हो। मतलब उसको स्टोर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है? और सभी अलग-अलग सेक्शन जो है अपना अलग-अलग ध्यान देंगे, ठीक है? तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर में हमें जो है देखने को मिलता है। नाउ एक और टॉपिक है दैट इज़ चेन स्टोर। चेन स्टोर क्या होती है? चेन स्टोर भी डिपार्टमेंटल स्टोर जैसी ही है, लेकिन ये और बड़ी होगी। ठीक है? और आपको इनके दुकान सिर्फ़ एक जगह नहीं दिखेंगे। जैसे आप अलग-अलग चेन स्टोर जाते होंगे ना, चेन स्टोर का मतलब क्या है? जैसे आप कोई एक शॉप में गए, शॉप का नाम क्या है? मान लो एक शॉप अब मैं बनाता हूँ, मान लो मेरे पास मनी है, मैंने क्या किया एक शॉप बनाया, एक दुकान बनाया, ठीक है? मैं उसमें क्या सेल करता हूँ? मान लो मैं उसमें सेल करता हूँ बुक्स सेल करूँगा, ठीक है? या फिर मान लो मैं उसमें सेल करता हूँ वेजिटेबल। है ना? वेजिटेबल सेल करता हूँ। लेकिन अब वो दुकान का नाम मैंने क्या रखा? दुकान का नाम मैंने मान लो शॉप का नाम मैंने रख लिया या चेन स्टोर जो है उसका नाम मैंने रख लिया है ना? वेजी रख दिया, ऐसा कुछ नाम रख दिया वेजी, ठीक है? अब ये जो दुकान है, मैं इंडिया के 10-15 अलग-अलग शहर में खोल दूँगा, अलग-अलग शहर में खोल दूँगा, ठीक है? अब सभी जगह तो मैं नहीं बैठूँगा, सभी जगह पे अलग-अलग लोग रहेंगे, ठीक है? अलग-अलग लोग रहेंगे। अब वेजिटेबल जो मैं यहाँ पे सेल करूँगा, मैं डायरेक्टली जाके फार्मर से खरीद के लेके आऊँगा, क्योंकि फार्मर से डायरेक्टली खरीद के लेके आऊँगा तो प्रॉफिट ज़्यादा है।
ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, ह्यूज क्वांटिटी में खरीदूँगा, थोड़ा-थोड़ा नहीं खरीदूँगा, ह्यूज क्वांटिटी में खरीदूँगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली मैं फार्मर से अगर खरीदूँगा, तो फार्मर जो है उससे डायरेक्टली बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं रहेगा, मतलब मुझे कम रेट पे सामान मिल जाएगा। और उन सामान को मैं अलग-अलग स्टोर में मैं भेज दूँगा। अलग-अलग स्टोर में मैं भेज दूँगा, वहाँ पे जो है क्या होगी, वहाँ पे उन प्रोडक्ट को हम लोग ये देखेंगे कि उन प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल किया जाएगा। ठीक है? बहुत बार ये हो सकता है कि मैं फार्मर को मैं बोलूँ कि आप इस तरह से प्रोडक्ट को ग्रो करो। मतलब मैं उनको बताऊँ कि कैसा प्रोडक्ट मुझे चाहिए, मतलब कि मेरे हिसाब से फार्मर ग्रो करेंगे। मान लो वेजिटेबल मार्केट में मैं देख रहा हूँ पोटैटो भी मेरी सेल हो रही है, टोमेटो भी सेल हो रही है, लेकिन मेरी टोमेटो ज़्यादा सेल होती है। तो मैं फार्मर को क्या बोलूँगा कि आप ना अब से पोटैटो थोड़ा कम ग्रो करो, आप टोमेटो ज़्यादा ग्रो करो। क्यों? क्योंकि मेरी टोमेटो ज़्यादा ग्रो हो रही है। अब फार्मर क्या ऐसा करेगा? यस, वो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैं तो उससे सामान खरीद रहा हूँ, है ना? तो बहुत बार हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चर है गुड्स का, उसको हम लोग क्या करें, उसको चेन स्टोर वाले क्या करें, स्पेसिफाई करें कि आप इस तरह से करके प्रोडक्ट बनाओ, है ना? आप इस तरह से करके प्रोडक्ट बनाओ। अगर मैन्युफैक्चर भी हो रहा है, तो वहाँ पे आप वो बोलेंगे कि आप जो पैकेट बनाते हो ना, वो पैकेट को ऐसा बनाओ, वहाँ पे एक लेबल लगाओ मेरे नाम का। मतलब मैं उसको बताऊँगा कि ऐसे-ऐसे करके करो। अब तुम सोचो इतने सारे स्टोर खोलूँगा तो ऑफ कोर्स मुझे इन सबको मैनेज करने के लिए चाहिए लोग, है ना? तो मुझे काफ़ी एग्ज़ीक्यूटिव लोग चाहिए, मैनेजर्स चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, स्किल्ड पर्सन्स चाहिए, स्पेशलिस्ट पर्सन चाहिए, जो इन सब चीज़ों को मैनेज करे, देखे, ठीक है? अब हम लोग इसमें करते क्या है, पहले एक स्टोर में कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे कि चलो कुछ और ट्राई करते हैं, वेजिटेबल सेल कर रहे थे ना, चलो फ्रूट भी सेल करते हैं, एक्सपेरिमेंट किया मैंने। अब यहाँ पे मुझे इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला, मैं क्या करूँगा, इसको मैं हर एक स्टोर में अप्लाई कर दूँगा। हर एक स्टोर में अप्लाई कर दूँगा, ठीक है? तो चेन स्टोर क्या होता है, जैसे आप अलग-अलग चेन स्टोर में जाते होंगे तो देखते होंगे कि वहाँ पे क्या है, अलग-अलग शहर में बहुत सारी दुकान होंगे, 1-2 दुकान नहीं होगी, बहुत सारी दुकानें होगी। अब बहुत बार जो है ह्यूज क्वांटिटी में खरीदेंगे, बहुत बार डायरेक्टली फार्मर डायरेक्टली जो सामान बनाते हैं, डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर है, उनसे डायरेक्टली खरीदेंगे, कम रेट पे मिल जाता है। तब तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट दे पाऊँगा, डिस्काउंट दे पाऊँगा और लोग भी मेरे चेन स्टोर में आके सामान खरीदेंगे। ये है चेन स्टोर। ये पार्ट हमारी यहीं तक थी, ठीक है? तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद मेरी पार्ट 2 आएगी, ठीक है? वहाँ पे मैं और दूसरे जो टॉपिक्स हैं मैं डिस्कस करूँगा। बेसिकली मैं बता दूँ एक चीज़, एक चीज़ आप देख लो यहाँ पे ज़रा, कि हम लोगों ने बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स वाले टॉपिक पे बात किया। अब हम लोग आगे कम्युनिकेशन पे बात करेंगे, डिटेल वीडियो होगी उसकी, फिर ट्रांसपोर्ट और फिर सर्विस, ठीक है? ओके, तो आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू।